आपको पता है कि आपने एक बियर का नाम सुना होगा, कार्ल्सबर्ग। काफी लोगों ने पी होगी, काफी ने सिर्फ सुना होगा नाम, ठीक है। नहीं सुना होगा तो कभी देख लेना। इसके जो ओनर थे जेसी जैकबसन, इस ब्रांड के, उन्होंने क्या किया था एक बार के नील बोर, काफी लोग जो साइंस से बढ़िया ताल्लुकात रखते हैं ना, उन्होंने सुना होगा बोर्स एटॉमिक थ्योरी। जिन्होंने सुना है वो तो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं सुना आप ये मान लो कि एक अच्छे खासे लेवल के साइंटिस्ट थे डेनमार्क के। तो कार्ल्सबर्ग के जेसी जैकबसन जो थे, जो ओनर थे, उन्होंने नील बोर के घर पे पाइपलाइन बिछा दी थी कि भाई तेरे को जितनी बियर चाहिए लाइफ टाइम के लिए तेरी फ्री है। कई लोग बोलते हैं कि पाइपलाइन नहीं बिछाई थी, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं लोग। बस ये है कि लाइफ टाइम की सप्लाई फ्री कर दी थी। चलो जो भी केस था, लाइफ टाइम की बियर की सप्लाई फ्री कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नील बोर बहुत ही तगड़े लेवल के साइंटिस्ट थे, और वो जो टाइम था वो ऐसा था कि साइंटिस्ट बहुत ही बड़े हीरो होते थे। जैसे आज के टाइम पे अगर फुटबॉलर, क्रिकेटर, सिंगर्स ये हीरो, उस टाइम पे साइंटिस्ट हीरो हुआ करते थे। तो डेनमार्क के ही थे दोनों, इसलिए वो डेनमार्क के नेशनल ट्रेजर थे। तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था, और इसी सम्मान में ये सारा कुछ हुआ था। पर एक्चुअल में ना, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा यहाँ पे, ये पूरी कहानी है कार्ल्सबर्ग की। कार्ल्सबर्ग जो बियर आती है ना, उसका जो रोल रहा है ना हिस्ट्री में, स्पेशली साइंस में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। और उसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा आज, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी नो डाउट। और आपको लगेगा कि भाई कार्ल्सबर्ग को एक बार तो थैंक यू बोल देना चाहिए, चाहे आप बियर पीते हो या नहीं पीते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं शुरू करता हूँ। आज के टाइम पे बियर का जो बिजनेस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली $750 बिलियन का एम्पायर है। इतना बड़ा ये बिजनेस है कि 180 बिलियन लीटर्स ऑफ बियर हर साल बिकती है, पी जाती है। 72,000 ओलंपिक साइज के जो ग्राउंड होता है ना, स्टेडियम्स होता है, उसमें आप स्विमिंग पूल बना सकते हो बियर का, इतनी बियर कंज्यूम होती है। अब इतना बड़ा जो एम्पायर है ना, वो सिर्फ एक ही ब्रांड और एक ही बंदे की वजह से था, और वो था कार्ल्सबर्ग, जेसी जैकबसन, जो ब्रांड के ओनर थे। अब जेसी जैकबसन का जो एक बेटा था, उसका नाम था कार्ल, तो उसी के नाम पे ही प्रोबेबली कार्ल्सबर्ग आई थी, नाम आया था। तो आगे की कहानी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनते जाना। जैसे यूजुअली आपने देखी होंगी कि अल्कोहल 4 टाइप की होती है, ठीक है। वाइन, विस्की, रम, बियर। वैसे ज्यादा टाइप की होती हैं। कई लोग आ जाएंगे भाई कि 4 टाइप की नहीं होती है। मैं बस इसलिए मैं इन 4 को ले रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में यार हर तरह की क्राउड है ना, विलेज, गांव में रहने वाली, टाउन में रहने वाली, शहरों में रहने वाली, तो हर किसी को सब कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम इन 4 को लेके चलते हैं फिलहाल। अब ये 4 अल्कोहल होती हैं, इनके अपने अपने रो इंग्रेडिएंट्स होते हैं भाई, जहां से इनको बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि वाइन होती है तो वो ग्रेप्स से बनती है, अंगूर जो होता है। जो अपनी रम होती है वो शुगर केन से बनती है, गन्ना, मोलासिस। जो अपनी विस्की है और बियर है, ये दोनों सेम ही रो मटेरियल से बनती है, और वो है ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अपना जो ये व्हीट है, मतलब अनाज वगैरह, ठीक है। लेकिन ये चारों ही जो चीजें हैं ना, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ऐसी नहीं होती कि अल्कोहल नहीं होती वो, वरना तो इंसान ग्रेप्स खाए और उसको नशा हो जाए, ऐसा होता थोड़ी ना है। अनाज खाने से नशा थोड़ी होता है। इसमें एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा चीज की जरूरत पड़ती है, जो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और उसका नाम है यीस्ट। अब यीस्ट जो है ना, वो कोई केमिकल नहीं है कि भाई आपने रॉ मटेरियल के अंदर डाल दिया और वो उसको अल्कोहल में बना देगा। नहीं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब जैसे हम लोग है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर फ्रेश होते हैं या वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, जो भी है। तो ऐसे ही जो यीस्ट है ना अपना, वो जब शुगर केन, ग्रेप्स या फिर ग्रेन्स इनके ऊपर बैठता है ना, उसमें जब ये उसमें आता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो उन्हें खाना शुरू कर देता है। और जब उन्हें खाता है तो खाने के बाद में वो 2 चीजें छोड़ता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा अपना अल्कोहल। अब यहाँ पे कौन सी चीज हवा में उड़ जाएगी और कौन सी बच जाएगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि नशा होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक सटीक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे घरों में आप देखोगे ना कि जब भटूरे बनाने हो, छोले भटूरे, तो भटूरे बनाने के लिए ना रात को मैदा को छोड़ दिया जाता है, या रात को या कई घंटे छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि यीस्ट जो है ना, वो हमारे एयर में ही होता है, एनवायरनमेंट में। तो वो आता है और वो ग्रेन्स के ऊपर रहता है। वो ग्रेन ही है ना एक तरीके से, तो मैदा भी ग्रेन ही है। तो उन ग्रेन्स पे वो उन्हें खाता है, और वो इतनी ही मात्रा में खाता है कि उससे अल्कोहल निकलता है, लेकिन वो अल्कोहल एवापोरेट हो जाता है। साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उस व्हीट के अंदर, उस मैदे के अंदर ऐसे बन जाती है कि वो फ्लफी हो जाता है, बढ़िया लगता है, मतलब अपना हिसाब बन जाता है। जब भटूरे बनाते हो बड़ा टेस्टी लगते हैं, बढ़िया खिंचते विचते हैं। तो यहाँ पे यीस्ट जो है वो अल्कोहल को उड़ा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भर देता है, इसलिए वो बढ़िया लगते हैं, ठीक है, नशा नहीं होता। लेकिन यीस्ट जो है वो दूसरे केस में, जो ये अपना प्रोसेस है अल्कोहल वाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है और अल्कोहल रह जाती है, और वही अल्कोहल यूज होती है नशे के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए यूज होती है। तो मेन चीज ये है कि ये चारों टाइप की जो भी है, विस्की, बियर, वाइन और अपना रम, चारों में यही होता है कि इनके रॉ इंग्रेडिएंट्स पे यीस्ट आता है, खाता है और अल्कोहल में कन्वर्ट करता चला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमें ये रॉ मटेरियल को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हम यीस्ट डाल देते थे, पहले से डलता आ रहा है और अभी भी डलता है। और बाद में जब
हमें लगता है कि भाई 15% अल्कोहल हो गई या 8% हो गई, जितना चाहिए। उसके बाद में हम यीस्ट को ऐसी कंडीशंस में रखते हैं कि यीस्ट मर जाता है। तो हम ह्यूमंस खैर थोड़े से हैं तो सही वैसे ब्रूटल से, पर क्या ही करें, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो कहने का मतलब यह है कि उससे अल्कोहल बन जाता है और यीस्ट को फिर और शुगर नहीं मिल पाती, तो वो या तो वो डोरमेंट हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता, ये जो भी होता है, और अल्कोहल अपने को मिल जाती है। अब जो ये 4 टाइप है, वाइन, बियर, विस्की, रम, तो विस्की और रम में क्या होता है कि 40-50% अल्कोहल होती है, बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन बियर और वाइन जो होती है ना, उसमें कम परसेंट अल्कोहल होती है, 4%, 5%, 7%। और इसीलिए बियर और वाइन को आप डायरेक्टली पी सकते हो, लेकिन बाकी जो विस्की और रम होती है उसको आप डायरेक्टली नहीं पी सकते। उसमें आपको सोडा वोडा कुछ ना कुछ पानी वानी मिलाना ही पड़ेगा, उसको डायरेक्टली नहीं पिया जा सकता। खैर पिया तो जा सकता है, खैर नीट ठोकते हैं लोग, पर आप समझ गए मेरी बात। अब हुआ क्या मार्केट में, एक्चुअली दो चीज जो है ना, विस्की और रम, इनमें जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है ना वो बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है, उसमें फर्मेंटेशन के बाद, फर्मेंटेशन मतलब यीस्ट ने जब अपना काम कर दिया, उसके बाद में होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास अल्कोहल आया है उसमें काफी कुछ और भी मिला हुआ है, उसको पहले करेंगे एवोपरेट, मतलब भाप बना के उड़ाएंगे, और फिर मशीन के अंदर उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में वो बूंद बूंद करके डिस्टिलेशन होता रहेगा और अल्कोहल आती रहेगी। तो उससे क्या होता है कि जो अल्कोहल की मात्रा है वो बढ़ जाती है, 40-50% अल्कोहल की मात्रा बन जाती है, और वो विस्की और रम बन जाते हैं। अब ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी स्लो है और काफ़ी मेहनत वाला है, और इसमें हीट इन्वॉल्व है। तो इस डिस्टिलेशन की प्रोसेस की वजह से होता क्या था, अच्छा क्या होता था, इससे पहले ये आपको समझा देता हूँ कि जिस टाइम पे बियर और वाइन और अल्कोहल और ये रम वगैरह थी, और ये कार्ल्सबर्ग का स्टार्टिंग का टाइम चल रहा था, नील बोर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, उस टाइम पे विस्की और रम जो है वो तो लोग पीते थे और वो टोटली ओके थी, लोगों को पसंद आती थी, ठीक है। लेकिन लोगों को बियर पसंद नहीं आती थी उस टाइम। उसका रीजन ये था कि लोगों को पता ही नहीं था कि यीस्ट है क्या चीज, उस पर साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हुई थी। बस ये पता था कि ये कुछ चीज है, और इसको जब हम दूसरे बैच में डाल देते हैं ये अपना काम कर देता है, कुछ पड़ा रहता है, और फिर इसे फिर अगले बैच में डाल देते हैं, फिर अगले में डाल देते हैं। जैसे अपने गाँव घरों में भटूरे बनते हैं, तो अब माताओं से पूछोगे तो उन्हें, माताओं को इतना पता नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है, पर उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि यीस्ट इसको आके आके करके जाता है। ऐसे ही उन लोगों को पता नहीं था कि अल्कोहल ऐसे बनती है यीस्ट वाली। तो होता क्या था कि यीस्ट जो है उनके पास, जो लोग बियर और ये सारी अल्कोहल बनाते थे, उनके पास जो यीस्ट थी वो गंदी क्वालिटी की थी, और वो गंदी क्वालिटी के साथ में उसमें कंटामिनेशन बहुत ज्यादा था, मतलब उल्टी सीधी चीजें भरी हुई थी, माइक्रोब्स भी थे, और उल्टी सीधी जो भी चीजें होती हैं वो साथ में मिलके आती थी। इसीलिए होता क्या था कि भाई बियर बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन हर बार बियर का जो टेस्ट है वो अलग है। कई बार ऐसा है कि सड़ गया, कई बार बिल्कुल इतना गंदा लग रहा है, कई बार ऐसा हुआ कि मतलब अजीब ही टेस्ट लग रहा है, मीठा लग रहा है, कई बार कड़वा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही कड़वा लग रहा है, खट्टा लग रहा है। तो ऐसे के साथ में कोई ब्रांड बन नहीं सकती। अगर आपका टेस्ट बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज होता जा रहा है, तो आपकी ब्रांड बन ही नहीं सकती ना। आप इमेजिन करके देख लो कि कोको कोला है, आप पी रहे हो, रोज पी रहे हो, तो बढ़िया लग रही है। अगर उसका रोज हर बोतल के साथ उसका जो है टेस्ट है वो चेंज होता रहे, तो कभी वो ब्रांड नहीं बन पाएगी। अब लोग जो है वो विस्की, रम और वाइन प्रेफर करते थे, और मैंने जो अभी आपको बताया, विस्की और रम में ये प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि डिस्टिलेशन का मेथड यूज हो रहा था। मतलब कि भाई उसको गर्म करो अल्कोहल को, अगर वो डिस्टिलेशन नहीं होगा तो टेस्ट खराब हो सकता है, लेकिन उसको गर्म करो, और गर्म करने के बाद में वो डिस्टिलेशन से एक एक बूंद करके आ रहा है, तो जो हीटिंग प्रोसेस है उसकी वजह से उसका जो टेस्ट खराब होता था ना वो सब गायब हो जाता था, उसका एक स्मूथ टेस्ट बन जाता था। ऊपर से एक और चीज होती है कि बियर का पर्पस ही ये था कि भाई वो आज बने या फिर हफ्ते पहले बने तो अभी के अभी सर्व होनी चाहिए। विस्की और रम जो है वो 1-1 साल 2-2 साल रखी हुई हैं, जितनी ज़्यादा पुरानी है उतनी बढ़िया हो रही हैं। तो इतना टाइम जब गुजर जाता था ना तो यीस्ट वैसे ही मर जाता था, और जो भी यीस्ट की वजह से कंटामिनेशन था, जिसकी वजह से टेस्ट खराब होता था, वो सब खत्म हो जाता था और वो स्मूथ हो जाती थी। इसीलिए पहले से ही ये जो कोटेशंस चलती आई है ना कि भाई दारू जितनी पुरानी हो उतनी तगड़ी होती है, वो उसका रीजन ये था कि जो यीस्ट है या यीस्ट की कंटामिनेशन होती थी उस टाइम पे, वो मर जाती थी, तो टेस्ट स्मूथ हो जाता था। और वाइन में तो ये स्पेशली है, क्योंकि रम और विस्की में तो यीस्ट का टेस्ट वैसे भी नहीं आता क्योंकि वो गर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाइन में गर्म नहीं करते, वाइन में सेम बियर वाला प्रोसेस ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में उसे बैरल में भर के रख देते हैं, बैरल या बोतलों में, और वो 25, 30, 40, 50 साल बाद उसको खोलते हैं। तो वाइन का तो वो यूएसपी बन गया जो बियर का निगेटिव चीज थी। वाइन का यूएसपी क्या बन गया कि भाई जितनी पुरानी वाइन होगी ना उतना अलग ही टेस्ट आता है, स्मूथ, और साथ में डिफरेंट ही टेस्ट आता है, क्योंकि यीस्ट जो है इतने सालों में बढ़िया काम कर देता है।
जहाँ वो कंटामिनेशन था अब वो एक पॉजिटिव चीज़ की तरह काम करने लग जाता है। गंदा टेस्ट खत्म हो जाता है और बाकी वो स्मूथ भी हो जाता है और डिफरेंट टेस्ट होता है हर वाइन का। इसीलिए जितने एक एक साल की वाइन पुरानी होती जा रही है ना, या 6-6 महीने, 1 साल 2 साल का फर्क होने के बाद भी वाइन में डिफरेंस आ जाता है उसके टेस्ट में। पर बियर यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही। ये सब सर्वाइव कर रहे हैं पर बियर सर्वाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि बियर ताज़ा ताज़ा बन रही है और हर बार उसका टेस्ट अलग है और लोग उसे पीना नहीं चाह रहे। तो उस टाइम पे कार्ल्सबर्ग जो अपनी ब्रांड है, जेसी जैकबसन जो थे, उन्होंने ये डिसाइड करा। एक तो पहली बात तो ये साइंस के बहुत बड़े फ़ैन थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बहुत बड़े फ़ैन थे। इन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई देखो एक बात सुनो, अल्कोहल तो फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो ये तो काम चलेगा नहीं कि भाई 50-50 साल की वाइन पड़ी हुई है, हमें इंस्टेंटली कुछ तो बनाना पड़ेगा, वरना तो ऐसे तो कोई कुछ पी ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने डिसाइड करा कि भाई पूरी की पूरी लैब सेट कर दी कि ये क्या चीज़ है, यीस्ट जो चीज़ है वो क्या है, इसको पता निकालो, इसको खोज के निकालो, और लैब में काम होना शुरू हो गया। 19th सेंचुरी डेनमार्क की बात है, काम होता चला गया बढ़िया। तो उस लैब में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, क्रिश्चियन हैंसन। इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद में, कई सालों की गहरी मेहनत के बाद में, इन्होंने यीस्ट के बारे में समझा पहले तो, और फिर उन्होंने एक सिंगल यीस्ट को बाहर निकाला, मतलब उसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट मतलब यीस्ट भी ना बहुत छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है। उन्होंने उसको अलग किया एक को, क्योंकि उन्हें पर समझ में आ गया कि इस एक की वजह से सारे टेस्ट स्मूथ हो जाएंगे। उसको अलग किया, स्टेराइल कंडीशन में रखा, मतलब बिल्कुल प्योर कंडीशन में। एक तो यीस्ट की बहुत सही क्वालिटी होती है, मैंने बताया था ना ये जिंदा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसको मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपना जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका चलता रहता है, सिंगल सेल है, और 90 मिनट के अंदर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। 90 मिनट में ये मल्टीप्लाई कर लेता है, अपने आप को क्लोन कर लेता है, तो इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो उन्होंने अलग से रख दिया उसको कंटेनर में, फिर उसको थोड़ा टाइम दिया तो वो बढ़ता गया, फिर उसके थ्रू बियर बनाई और बहुत ही स्मूथ बियर बनी, और हर बार बियर सेम ही टेस्ट जैसी बन रही थी, और ना तो टेस्ट ख़राब हो रहा था ना टेस्ट सड़ रहा था, क्योंकि ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो यीस्ट था, इसका नाम भी है, मैं नाम बताऊंगा, इस पर्टिकुलर यीस्ट की वजह से हर बार बियर स्मूथ हो रही थी। सैक्रोमाइसिस कार्ल्सबर्गेनेसिस, ये इस पर्टिकुलर उसका यीस्ट का नाम हुआ, और मेरे को लगता है कार्ल्सबर्गेनेसिस जो है ये भी शायद कार्ल्सबर्ग से आया हो। अब यहाँ पे भी एक तगड़ी चीज़ देखो कि जेसी जैकबसन ने इस डिस्कवरी के बाद ऐसा नहीं है कि इसको छुपा लिया, पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया, कुछ नहीं, इन्होंने सब में बांट दिया। जितनी भी ब्रूअरी थी, जो इनके कॉम्पिटिटर भी थे, राइवलरी वाले थे, उनको भी भेज दिया कि भाई पूरी दुनिया में बियर तगड़ी होनी चाहिए, बियर से मजाक नहीं, बियर सब जगह स्मूथ होनी चाहिए। और उसकी वजह से आज के टाइम पे जो आप बियर पी रहे हो ना, कभी भी आप बियर पीते हो, उसी ईस्ट जो उस टाइम मिला था उनको, हैंसन साहब को, सैक्रोमाइसिस कार्ल्सबर्गेनेसिस, उसी का कोई ग्रैंड 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 चाइल्ड जो है, या फिर कोई बच्चा जो है, उसी के द्वारा ही आज आपकी बियर बनती है, क्योंकि वो सिंगल जो निकाला गया था उसी को मल्टीप्लाई करा गया। आज तक भी वही चल रही है, वही परिवार। और जेसी जैकबसन ने अपनी वहाँ पे कोई लैब को रोका नहीं, उस लैब को चलने दिया कि भाई तुम ईस्ट के बारे में पता करो, तुम पीएच स्केल निकालो। अब बियर में इन्होंने और मॉडिफिकेशन करी कि भाई कितनी एसिडिक होनी चाहिए बियर, कितनी अल्कलिन होनी चाहिए, उस हिसाब से कोई ऐसा मीटर निकाल के लाओ जिससे पता चल सके। वहाँ से पीएच स्केल का इन्वेंशन हो गया। वो पीएच स्केल फिर पूरी साइंस में इस्तेमाल हुआ है आगे जाके। तो एक बियर की वजह से इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं। एक तो बहुत तगड़ा इंसिडेंट था कि जेसी जैकबसन जो थे वो अपनी लैब को फंड करते थे और ओपन कर रखी थी, भाई आओ मेहनत करो, अपना लैब में काम करो, कोई भी साइंटिस्ट आओ, काम करो, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। फंडिंग वो करते थे। एक साइंटिस्ट थे मोर्टन मेल्डल, इनको जो है नोबेल प्राइज तक मिला है। अब किस लिए मिला है वो नहीं, वो चलो बाद में कभी देखेंगे, पर इनको नोबेल प्राइज मिला था कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी से काम करते हुए। मतलब जेसी जैकबसन की जो लेवल ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा है, उसको आप इमेजिन कर सकते हो। सिर्फ एक बियर की वजह से स्टार्ट हुआ था वैसे तो पूरा का पूरा सीन, और ये बहुत कुछ चेंज करके गया आगे की साइंटिफिक दुनिया में। तो मेरे हिसाब से जो लोग कंज्यूम करते हो अल्कोहल या बियर वगैरह, जो ना करते हो भाई बिल्कुल नहीं। एक कार्ल्सबर्ग तो जेसी जैकबसन के नाम पे मतलब